बिल्कुल मैं इस्लाम धर्म से आती हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं इस्लाम धर्म से नहीं आती हूँ। और अभी 31 मार्च को टीपू सुल्तान मस्जिद के अंदर ईद की नमाज़ पढ़ करके आई हूँ, क्योंकि वो मेरा संवैधानिक हक भी था और वो मेरा इस्लामिक हक भी था। लेकिन मैं एक संवैधानिक मुसलमान हूँ, मैं कोई शरिया वाली मुसलमान नहीं हूँ, मैं कोई पाकिस्तान में तो खड़ी हुई नहीं हूँ, मैं एक संवैधानिक देश में खड़ी हुई हूँ। और इस देश में 3 तलाक हटा करके अपनी मुसलमान बहन और बेटियों को अगर मैंने आज़ाद करवाया तो वो कोई कुरान हाथ में लेकर के आज़ाद नहीं करवाया था, मैंने संविधान हाथ में लेकर के आज़ाद करवाया था। जो लोग वक्फ बोर्ड पर अपनी राजनीति और सस्ती लोकप्रियता और जुमलाबाजी से चंद दिन टीआरपी और न्यूज़ चैनल पर थे, क्या असदुद्दीन अवैसी या नमाजवादी समाजवादी पार्टी या राहुल गांधी ने कुरान के पन्ने खोल करके बताए कि किस आयत में वक्फ बोर्ड लिखा हुआ है? सिर्फ इस्लाम में दखलंदाजी हो रही है, ये तो हम ना मानेंगे। बहुत ही धार्मिक तरीके से भारत की सभ्यता, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति को दर्शाते हुए और ह्यूमैनिटी ग्राउंड को भी दिखाते हुए ये बुक लिखी गई है। बुक में एक ऐसे व्यक्ति को लिखा गया है जिसने पहली बार एकल में क्या काम हो सकता है, कैसे हम सोशल सर्विस कर सकते हैं, उन्होंने अपनी विचारधारा को अपने हरकतों से, अपनी एक्टिविटी से दिखाया था, अपनी एक्टिविटी से दर्शाया था। उन्होंने जब उड़ीसा जा कर के, जो झारखंड था, जब वहाँ पर वो गए और उन्होंने रिसर्च किया कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए, तो उन्होंने सोचा कि खेल कूद करके, गा के, नाच करके हम शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए, उसी को देखते हुए इस बुक को आगे लिखा गया है। और सबको पता है कि एकल ने हमेशा बहुत ही खूबसूरत समाजी काम किया है और एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह हमेशा भारत की प्रथाओं को लेकर के आगे बढ़ा है, हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ा है, इस राष्ट्र भूमि के हित में हमेशा काम किया है। लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी टीआरपी या किसी भी तरीके का कोई भी पब्लिसिटी इनके बिल्कुल भी मेमोरेंडम में नहीं है। एकल एक ऐसी संस्था है जो अपने काम से जानी जाती है, अपने नाम से नहीं जानी जाती है। एकल वहाँ पहुँचती है जहाँ शायद कोई नेता और मंत्री भी नहीं पहुँच पाते हैं। एकल वहाँ जा कर के काम करती है जहाँ शायद हमें जाने में इनका इंतज़ार करना पड़ता है। एकल वैसे बच्चों को शिक्षा देती है जिनके बारे में हमें भी नहीं पता होता है या सरकार को भी नहीं पता होता है। तो मुझे लगता है कि सरकार के लिए एक बहुत बड़े पिलर का काम कर रही है एकल, और सरकार को भी इन चीज़ों को मतलब मुलाकात करवा देता है एकल के देखिए यहाँ पर भी इतना ज़्यादा काम था जो एकल ने अपने अंडरटेक लेकर के किया है। तो बुक बहुत खूबसूरत है, सबको पढ़नी चाहिए। बहुत कोशिश की गई है उस बुक के ज़रिया, शब्दों के ज़रिया एकल के काम को दर्शाने का और बताने का। एकल के खूबसूरत और सामाजिक कार्यकर्ता के काम को शब्दों के ज़रिया लिखा गया है। बुक यही है, सामाजिक कार्यकर्ता। बुक लिखने में कितना टाइम लगा? अभी लॉन्च के लिए चलते हैं। बुक लिखने के कितने टाइम लगा? देखिए, बुक लिखने में तो वाकई में टाइम तो लगता ही है और लगना भी चाहिए, क्योंकि जब आप इंसानियत पर बुक लिखते हैं, जब आप समाज पर बुक लिखते हैं, जब आप समाज के काम पर बुक लिखते हैं, जब आप समाज को समझाने के लिए बुक लिखते हैं, जब आप समाज को अपनी सभ्यता के ओर लेकर आने के लिए बुक लिखते हैं, जब आप समाज को ये नया युवा पीढ़ी को ये बताते हैं कि अपनी प्रथाओं के भीतर रह करके किस तरीके से आप समाज का काम कर सकते हैं, तो बुक लिखने में समय लगता है। लेकिन प्रिंट होने में हमारे भाइयों ने जो अपना एक इतिहास दिखाया है, अपना जो एक एनर्जी दिखाई है, जो एफर्ट दिखाया है, वो वाकई में काबिले तारीफ है कि किस तरीके से बुक के प्रिंटिंग और बुक के करेक्शन को ठीक किया है। रात आई थिंक 7 या 8 रात हमारे भाई लोग सो नहीं पाए हैं और उन्होंने आज के दिन के लिए बुक को तैयार किया, इनोग्रेट करने लॉन्च के लिए इंतजार हो रहा है। लॉन्च के लिए इंतजार हो रहा है। देखिए, क्रांति पर बुक है और इस भारत देश में हमारी युवा पीढ़ी के भीतर राष्ट्र और भूमि, मातृभूमि को लेकर के क्रांति तो पैदा करनी होगी।
सबको पता है कि संभाजी महाराज के अंदर भी क्रांति थी, सबको पता है कि सरदार पटेल जी के अंदर भी क्रांति थी, सबको पता है कि हमारे शिवाजी महाराज के अंदर भी क्रांति थी, सबको पता है कि अगर हमारे वीर सावरकर नहीं होते तो शायद आज क्रांति हम नहीं याद कर पाते। हम वीर भगत सिंह को क्रांति के लिए ही तो याद करते हैं। तो इसलिए क्रांति पर बुक लिखी गई है ताकि युवा पढ़े और अपनी प्रथाओं को, अपनी सभ्यता को, अपने हिंदू धर्म को, अपने राष्ट्र को सर्वप्रिय और सर्वप्रथम रख करके इंसानियत को आगे लेकर के बढ़ाए। मैम आज जगह अभी राजेश जी हिंदू रीति रिवाज वाली है जी और खत्म हो गया। इस समय माहौल बना हुआ है देश जी। में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को जो दोनों सदनों में बिल्कुल मैं इस्लाम धर्म से आती हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं इस्लाम धर्म से नहीं आती हूँ। और अभी 31 मार्च को टीपू सुल्तान मस्जिद के अंदर ईद की नमाज़ पढ़ करके आई हूँ, क्योंकि वो मेरा संवैधानिक हक भी था और वो मेरा इस्लामिक हक भी था। लेकिन मैं एक संवैधानिक मुसलमान हूँ, मैं कोई शरिया वाली मुसलमान नहीं हूँ, मैं कोई पाकिस्तान में तो खड़ी हुई नहीं हूँ, मैं एक संवैधानिक देश में खड़ी हुई हूँ। और इस देश में 3 तलाक हटा करके अपनी मुसलमान बहन और बेटियों को अगर मैंने आज़ाद करवाया तो वो कोई कुरान हाथ में लेकर के आज़ाद नहीं करवाया था, मैंने संविधान हाथ में लेकर के आज़ाद करवाया था। जो लोग वक्फ बोर्ड पर अपनी राजनीति और सस्ती लोकप्रियता और जुमलाबाजी से चंद दिन टीआरपी और न्यूज़ चैनल पर थे, क्या असदुद्दीन अवैसी या नमाजवादी समाजवादी पार्टी या राहुल गांधी ने कुरान के पन्ने खोल करके बताए कि किस आयत में वक्फ बोर्ड लिखा हुआ है? सिर्फ इस्लाम में दखलंदाजी हो रही है, ये तो हम ना मानेंगे और ये हम मानने भी नहीं देंगे। जिस चोर की दाढ़ी में तिनका है वो चिल्ला रहा है, जो चोर नहीं है वो नहीं चिल्ला रहा है। बीजेपी तो कहती है चुनाव के वक्त की बटेंगे तो कटेंगे। ऑब्वियसली, अरे भैया कटे ना, क्यों मोपला में नहीं कटे, मालाबार में नहीं कटे, कर्नाटका में नहीं कटे, कश्मीर में नहीं कटे, अभी हालिया में बांग्लादेश में नहीं कटे, अरे कटे तो ना। अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और जहाँ जहाँ बटे थे वहाँ वहाँ कटे हैं। अभी देखिए बंगाल में क्या हाल है, रामनवमी नहीं मनाने दिया जा रहा है, भगवान राम का नाम लेना पाप हो गया है वहाँ। हमारी मुख्यमंत्री ममता दीदी क्या बोलती हैं, रामेर नाम नहीं भी जेले पाठावो, राम का नाम लोगे तो जेल भेजेंगे। तो बटा जहाँ जहाँ है हिंदू वहाँ वहाँ कटा है। प्रेरणा तो बचपन से ही थी कि कुछ ना कुछ लिखूं, कुछ ना कुछ करूं, कुछ ऐसा करूं जो समाज के लिए भला हो, कुछ ऐसा करूं कि मेरी मुस्लिम कम्युनिटी की बेटियों के लिए भला हो, कुछ ऐसा करूं कि इस देश की सभी बेटियों के लिए भला हो जाए। तो आपने देखा होगा कि हमेशा मैं ह्यूमैनिटी पर बहुत बात करती हूँ, हमेशा मैं लव जिहाद को रोकने की बात करती हूँ, हमेशा मैं ट्रिपल तलाक को और पॉलीगेमी, निकाह मुत्ता, निकाह मसला, तो ऐसी चीज़ों से और जिस तरीके से ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं दूर जाती जा रही है और एक वेस्टर्न कल्चर कहीं ना कहीं अडाप्ट कर रहे हैं भारत की युवा पीढ़ी, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे एक ऐसी पुस्तक लिखनी चाहिए जो सोशल सर्विस को दिखाए, जो ह्यूमैनिटी को दिखाए और दोबारा हमारे युवाओं को अपनी प्रथाओं से और अपनी सभ्यता से जोड़े। क्या क्या कठिनाइयों को आपको सामना करना पड़ा, क्योंकि आप जब लिख रहे हो कई लोग फोन कॉल भी आए होंगे जिस तरह से आप बेदाग बोलते हैं। मैं जब लिख रही थी तो किसी को तो पता नहीं था कि मैं कुछ लिख रही हूँ। इसके बाद भी मेरी एक बुक आने वाली है, मुस्लिम बेटी की पुकार। तो जब लिख रही होती हूँ तो किसी को पता नहीं होता है, लेकिन मेरे बेबाक, मैं एक्चुअली बेबाक नहीं बोलती हूँ, आई कांट से कि मैं बेबाक बोलती हूँ। यहाँ पर कितने पत्रकार हैं जो मुझे जानते हैं, जो मुझे रोज बैठाते हैं अपने पैनलिस्ट एज अ पैनलिस्ट। मैं बेबाक नहीं बोलती हूँ, बहुत फैक्ट को बहुत क्रिस्टल क्लियर बोलती हूँ। जो भी चीज़ें फैक्ट होती हैं, जो संवैधानिक होती है, जो बिल्कुल वाइट को वाइट और ब्लैक को ब्लैक बोलने की मेरी आदत हमेशा से रही है। तो आपको तो पता ही है कि 8 सितंबर 2024 में पश्चिम बंगाल में मॉब लिंचिंग हो रही थी मेरी। उसके बाद फिर अभी मैं कुंभ गंगा स्नान करने जा रही थी और रमज़ान का महीना था तो वहाँ पर भी अटैक हुआ। और ऐसी धमकियाँ तो रोज़ 200 मिलती हैं, लेकिन अगर संकल्प आपका बड़ा होता है, अगर आपके अंदर जोश होता है और मातृभूमि के लिए प्यार और श्रद्धा होती है और अपने राष्ट्र के लिए डेडिकेशन नहीं डिवोशन होता है, तो आप फिर इन सब चीज़ों से बिल्कुल परे हो जाते हो। आपका लक्ष्य बहुत क्रिस्टल क्लियर होता है कि अपनी मातृभूमि के लिए मर मिट जाना।
तो बस ठीक है, मरेंगे तो मरेंगे। एक जान है, अल्लाह लेगा या अल्लाह का बंदा ले लेगा। मैंने बुक लिखे हैं, कितने भाषा में है? अभी तो सिर्फ हिंदी में है। हाँ। क्या आने वाले टाइम में इंग्लिश या उर्दू भी? हाँ, नहीं इंग्लिश तो जरूर होगा, लेकिन मेरी जो बुक आ रही है बेटी की पुकार, वो अरबी, पर्शियन, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, और इसको भी मैं चाहूंगी कि मैं उर्दू में करूं, ताकि जो मुस्लिम समुदाय है वो उर्दू में पढ़ सके इस किताब को। सुनील सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पुस्तक के बारे में? देखिए, ये पुस्तक जो है क्या है, ये एकल जो है एक मौन क्रांति है। अभी तक काफ़ी क्रांति हुई हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, इसके बाद 17वीं शताब्दी में हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 19वीं शताब्दी में आप देखें रशियन रिवॉल्यूशन हुई, चाइनीज़ रिवॉल्यूशन हुई। तो इनमें बहुत मारकाट हुई, बहुत लोग परेशान हुए, बहुत लोग बर्बाद हुए। लेकिन एक ये जो एकल है, एक ऐसी क्रांति है जिससे करोड़ों बच्चे, उनको इस तरह की शिक्षा मिल रही है जो अदरवाइज शिक्षा से वंचित ही रह जाते। तो ये एकदम वंचित समाज है। ऐसे लोग, आदिवासी लोग, बच्चे, वनवासी बच्चे, नक्सलवादी क्षेत्रों के बच्चे, मार्क्सवादी क्षेत्रों के बच्चे, हिली एरियाज के बच्चे, बॉर्डर एरियाज के बच्चे, जो एकदम वंचित और पिछड़े समाज से हैं। तो ऐसे करोड़ों जो बच्चे हैं उनको शिक्षा मिल चुकी है। इसके अलावा लाखों लोगों को, लाखों बच्चों को, लाखों बड़े बच्चों को आप ये देखिए स्किल एजुकेशन मिल चुकी है। हमारी कंप्यूटर की बसें होती हैं जो गांव-गांव जाती हैं, 2 घंटे के लिए जाती हैं। ये सोलर एनर्जी से चलती हैं। 10-12 कंप्यूटर लगे रहते हैं एक बस के अंदर। इसके अलावा हमारे सिलाई सेंटर्स हैं लेडीज़ के लिए, इसके बुनाई सेंटर्स हैं। इसके अलावा हमारा कारपेंट्री सिखाने का, इलेक्ट्रिशियन सिखाने का, प्लम्बिंग सिखाने का, खेती को कैसे बढ़ाएं, ऑर्गेनिक खेती कैसे करें, किसान अपनी आय को 3 गुना कैसे बढ़ाएं, इस तरह के काफ़ी सारे कार्यक्रम हैं। तो ये एक मूक क्रांति है। और अभी ये जो है नादिया जी जैसे लोग, आप जैसे लोग, ये एक यानी जनरल क्रांति धीरे धीरे बन जाएगी। राजेश सर, आपसे एक सवाल है कि जो पुस्तक छपी है, अब लोग जनता तक कैसे पहुंचेगी, कहाँ कहाँ उपलब्ध होगा? अगर